ऑल राइट, सो हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि हमें हर एक को अथॉरिटी देनी है, और जब हम अथॉरिटी देते हैं उसका मतलब क्या है कि अब उस आदमी को या वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैनेजर जो भी होगा उसके अंडर जो काम है उसके लिए वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। अगर काम में कुछ गड़बड़ हुई तो हम इस आदमी को पकड़ेंगे, दैट्स द पॉइंट। उसे आप अकाउंटेबिलिटी ये वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, अकाउंटेबिलिटी। सो वी सॉ द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। Saurav, would you please read this? Parth, you're on wrong ID. Yes, yes, Saurav, continue. Essential in environment. Students respect the rules and Saurav, audible? the work in the organization. देखो कि इशू है आई थिंक उसके वहां या उसकी आवाज बहुत खराब है। Discipline is the result of effective leadership. There must be a clear understanding between the management and workers regarding the organization. Basic discipline should be observed at all levels of the management. Wait, wait, Saurav, stop. खूब खराब है थोड़ा आवाज for some reason. Okay, so according to Fayol, discipline is most essential thing in organization. Guys, discipline का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक रहना, टू वर्क सिस्टमैटिकली, टू स्टे सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली रहना, ठीक है, सिस्टमैटिकली कहना, आई अंडरस्टैंड, इट्स नॉट द राइट वर्ड, लेकिन मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, व्हाट यू वांट टू से। यस, सो डिसिप्लिन मतलब अगेन सिस्टमैटिक रहना बोल सकते हो, रूल्स, अपने रूल्स फॉलो करना कह सकते हो। और जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो उसके प्रति एकदम पूरा कमिटमेंट रख के, ठीक है, हर चीज समय पे करना, फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन। ओके, रोज सुबह 7 बजे मैं उठता हूँ, दैट इज अ डिसिप्लिन। रोज रात को 11 बजे मैं सोता हूँ, दैट्स अ डिसिप्लिन। ये आदतें हो सकती है। मैं खाने में, समझो अगर कोई डायबिटिक है, सो ही शुड बी डिसिप्लिन्ड इनफ टू अवॉइड शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट्स, राइट? दैट्स डिसिप्लिन। ऐसे लोग होते हैं, वो अपने लिए ये रूल्स बनाते हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे हैव रियलाइज कि ये मेरे लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, तो मैं नाउ आई एम डिसिप्लिन्ड। मैं एकदम डिसिप्लिन के साथ ये काम जो अच्छे हैं वो करता हूँ। दैट मीन्स वेकिंग अप अर्ली, एक्सरसाइजिंग, ये हो सकता है जनरल हेल्थ का डिसिप्लिन जो हम बोलेंगे, या काम के रिलेटेड। सो आई रीच माई ऑफिस एवरी डे एट 9 o'clock, राइट? आई डू दिस वर्क, दिस वर्क, दिस वर्क, एकदम इतने बजे तक। रात को मैं 7 या 8 बजे, जब तक मेरा इतना काम खत्म नहीं होता मैं नहीं निकलता। दैट्स डिसिप्लिन। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है, लेकिन कोई इंसान अपने गोल को और अपने काम की तरफ, डूइंग व्हाट इज नेसेसरी, उसको जब आप कमिटेड रहते हो, दैट इज व्हाट यू वुड कॉल डिसिप्लिन। ओके, गौरी, यू आर ऑन द रॉन्ग आईडी। सो डिसिप्लिन होना हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंसान को जिसको भी सक्सेसफुल होना है गाइस, डिसिप्लिन ये बहुत जरूरी है। आप लोगों को जो बचपन से स्कूल की आदत लगाते हैं कि सुबह उठो 7 बजे, 8 बजे स्कूल पहुंचो, रिसेस एंड ऑल, फिर होमवर्क खत्म होना ही चाहिए वरना टीचर पनिश करती है, राइट? ऑल दैट, ये सब डिसिप्लिन, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ये कहा गया है, हेनरी फेयोल बोलता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन कहां से आता है? आर द एम्प्लॉइज सेल्फ डिसिप्लिन्ड या ऑनर से आएगा? ओनर से आएगा सर। ऑनर से आएगा, राइट? अगर ऑनर आराम से काम करता है कि हाँ भाई चलो आज इतना इतना, चलो यार बोर हो रहा है मैं तो जाता हूँ घर पे, अगर ऑनर ये टाइप का रहेगा तो आप उसके अंडर काम करने वालों से क्या एक्सपेक्ट करोगे? डिसिप्लिन नहीं होगा सर, कोई सिस्टमैटिक डिसिप्लिन शेड्यूल नहीं होगा, होगा। बिल्कुल नहीं होगा।
छोटी छोटी बात है, अगर ऑनर पंक्चुअल है, छोटा सा एग्जांपल, अगर ऑनर पंक्चुअल है तो उसके अंडर लोग पंक्चुअल है, ठीक है। अगर ऑनर ही पंक्चुअल नहीं है और उसने लोगों को भी मतलब जरा ढील दे दी है कि हाँ ठीक है 5-10 मिनट लेट आ गया, तो लोग भी फिर एकदम आराम से काम कर लेंगे, ठीक है। सो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें बोलता हूं कि कल मुझे ये चाहिए, ये होमवर्क करके चाहिए, ठीक है। अगर तुम दोनों में से एक ने किया है और एक ने नहीं किया, अगर जिसने नहीं किया है उसको अगर मैं पनिश नहीं करता हूं, तो जिसने किया है उसके काम की वैल्यू कम हो जाती है। कैन आई से दैट? Yes, sir. बराबर। ओके। सो discipline is very important. It is so good discipline is result of effective leadership. ये देखो बहुत बड़ी बात है, जो हमने कहा कि लीडर पे बहुत डिपेंड करता है। लीडर जो है, जो बॉस है, लीडर है, वो डिसिप्लिन्ड लोग हैं तो उनके अंदर सब बराबर से काम करेंगे, ठीक है। देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स। So discipline is about what? It is about the rules of the organization. All rules have to be followed by all the levels of organization. तुम सीनियर हो, तुम जूनियर हो, तुम वर्कर हो, तुम सीईओ हो, कोई भी हो, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन हु वांट्स टू सक्सीड, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। So, yes. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, मुझे बताओ, अगर क्रिकेट टीम में कितने कैप्टन होते हैं? एक कैप्टन होता है, एक एक वाइस कैप्टन। 2 कैप्टन क्यों नहीं होते? या किसी देश के, इंडिया के 2 प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं किया? उनके थॉट सब वो लोग मतलब अच्छे से कमांड नहीं कर पाएंगे, दो दो मतलब किसका सुनो किसका नहीं, वैसा हो सकता है। एग्जैक्टली अगर 2 लोगों को 50-50% भी वोट्स मिल जाए, फिर भी आप 2 लोगों को प्राइम मिनिस्टर नहीं रखोगे, राइट? एक ही चाहिए, एक का होना बहुत जरूरी है, 2 नहीं हो सकते, क्योंकि सबके विजन, सबका स्टाइल, काम करने का तरीका, रूल्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स नहीं प्रिंसिपल्स, ये सब अलग अलग है, तो आप 2 लोग नहीं रख सकते, ठीक है। इतना भी ऐसा भी आर्ग्यूमेंट डाल दे कि अरे ये दोनों देश की भलाई के लिए काम करेंगे ना, लेकिन नहीं, क्योंकि उनकी आपस में नहीं जमेगी। तो एक को देयर हैज टू बी वन पर्सन इन एवरी टीम हु गेट्स द फाइनल वर्ड कि मैंने ये बोला है तो ऐसा ऐसा अब हो जाना चाहिए, ठीक है। सो देयर हैज टू बी यूनिटी ऑफ कमांड। अगर 2 लोग हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज 4 एम्प्लॉइज है और उनके ऊपर 2 मैनेजर्स है, एक ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है या एक काम दिया है, दूसरे ने दूसरे अलग इंस्ट्रक्शंस दिए, अलग काम दिया है, तो ये एम्प्लॉइज ने किसकी बात सुनने की? वो कंफ्यूज हो जाएंगे वो लोग। राइट, टोटली कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि अरे मैं क्या करूं अब, लेकिन इन्होंने तो ये कहा था, इन्होंने तो ऐसा ऐसा हो गया, तो क्या करने का, अब क्या करे, कंफ्यूजन हो गया। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर एक एम्प्लॉय है तो उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला आदमी, उसका जो बॉस है वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। जो बॉस का बॉस रहता है, मतलब ऐसा अज्यूम करो कि से आई एम अ बॉस, ठीक है जानवी, यू आर वर्किंग अंडर मी एंड हाँ। अंडर यू देयर आर मोर पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू, ओके। I should avoid talking directly to the people working under you. Sorry, not talking directly, giving instructions directly. I can talk to them. मुझे इंस्ट्रक्शन जो देना है ना, वो तुम्हारे थ्रू ही जाना चाहिए। जाना चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम तुम्हारे स्टाइल से बता दो।
नहीं तो क्या कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। बिल्कुल, राइट। very much possible, and that will lead to confusion. So it is better, इन्होंने बहुत अच्छे से डायग्राम निकाला है, व्हाट इज द राइट अप्रोच। एक बॉस है और उसके अंडर 3 लोग हैं, रादर देन 2 बॉसेस है और उनके अंडर 3 लोग हैं, सबऑर्डिनेट्स। सो द राइट अप्रोच इज where there is one single person and there is a unity of command. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, ईच मेंबर ऑफ, हाँ, शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन ओनली वन सुपीरियर। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन, इसको भी मार्क करना। It helps in avoiding confusion. All right, सौरभ सुनाई दे रहा है ना ठीक से? Yes. Okay, ठीक है। Then fifth principle, unity of direction. Saurav, would you like to read this? The principle states that there should be each group in the organization should bear the same objective and the group should be directed by using single plan. Okay, अजून आवाज खूप खराब येतोय। ठीक है, so the principle states that there should be one head and one plan. ये जो इसके पहले का जो पॉइंट हमने देखा कि 2 लीडर्स नहीं हो सकते, 2 कैप्टन नहीं हो सकते, एक होना चाहिए। क्यों? वन, इफ देयर इज वन हेड देयर इज वन प्लान। अगर दो दो हेड्स हो गए तो अलग अलग प्लानिंग रहेगा। ठीक है, सो देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, ताकि पूरे ग्रुप को पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या काम करना है। एवरीबडी शुड गो इन वन डायरेक्शन, वरना क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अगर अपने इस तरीके से काम करने लगे, डोंट यू थिंक कस्टमर्स विल फेस प्रॉब्लम, राइट? ऑब्वियसली हाँ अगर, सर। ठीक है, अगर कोई अलग आदमी ऑर्डर ले रहा है, फिर उसका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग वाले का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन नहीं है, राइट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो से डिस्पैच डिपार्टमेंट होगा, अगर कुरियर वगैरह करने वाला, उससे कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुझे बताओ, अमेजोन पे आप लोग जब कोई चीज खरीदते हो, डू यू नोटिस वो आपको बताते हैं कि कितने दिन में प्रोडक्ट आपके घर आ जाएगा? हाँ बताते हैं, नीचे ड्यूरेशन लिखा होता है। डोंट यू थिंक दैट्स क्वाइट अमेजिंग? वो सेम डे ऑर्डर प्लेस करते ही वो बता रहा है कि कितने दिन में आपको डिलीवरी हो जाएगी, एटलीस्ट टेंटेटिव। ट्रस्ट मी, यू गो टू अदर साइट्स, ठीक है, कोई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स वगैरह रहेंगे ना, उनके वेबसाइट पे जाओ, वो लोग आपको ये बात नहीं बताते कि आपके घर पे कितने दिनों में प्रोडक्ट आ जाएगा। दे कैनॉट टेल यू, दे डोंट टेल यू, रादर, कैनॉट नहीं, दे डोंट टेल यू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक दो चीजें कुछ मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर किए, दे हैव नॉट गिवन मी डेट्स कि कब तक आपका प्रोडक्ट आएगा। आई हैड टू राइट देम एन ईमेल कि प्लीज टेल मी कितने दिनों में आएगा, या एटलीस्ट इस तारीख के पहले भेज देना, ऐसे मैंने अलग से ईमेल किया अभी। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई, आ सकता है कि नहीं आ सकता। सो दैट्स द पॉइंट कि डिपार्टमेंट्स का एक दूसरे से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एंड ऑल डिपार्टमेंट शुड बी एड्रेस्ड प्रॉपरली कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या करना है, राइट? अगर मैं बोलता हूं, से आई एम द हेड and say Janvi, you are in marketing department, say Saurav is in production department, and मैं बोलता हूं कि guys इस साल हमें we want to do 10 million रुपीस के सेल्स, मतलब 1 करोड़ का हमारा लास्ट ईयर का 90 लाख का टारगेट पूरा हो गया है, इस साल हमें 1 लाख
सॉरी 1 करोड़ के सेल्स अचीव करने हैं. ओके, नाउ यू आर द हेड फॉर मार्केटिंग, सौरभ इज हेड फॉर प्रोडक्शन. ओके, सो व्हेन आई से कि ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव है, तभी आप लोगों से भी इनपुट आते हैं ना मुझे. जानवी तुम बोलोगी कि इज इट अचीवेबल, कौन से नए कस्टमर्स हम टारगेट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्या कर सकते हैं, राइट? हाँ राइट. You will tell me. Okay. Saurav will tell me if the production is possible. अगर सौरभ से मैंने पूछा ही नहीं, तो सौरभ क्या बोलेगा कि देखो सर कुछ भी बात करते हैं, 1 करोड़ सेल करने की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी 80 लाख की है या 90 लाख की है, कहां से 1 करोड़ का टारगेट अचीव हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल. बोलेगा जानवी कितना भी मार्केटिंग कर ले, मार्केटिंग. हाँ. प्रोडक्शन ही नहीं होने वाला 1 करोड़ का, भूल जाओ आप. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई विल हैव टू टेक ऑल द पीपल इन कंसिडरेशन. और ऐसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म करने के पहले भी मुझे सबसे बात करनी पड़ेगी कि ये सब हो सकता है ना, हम कर सकते हैं ना, या वरना ये बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि जैसे इंडिया का बोला था क्या, कितना 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी ले जाएंगे ऐसा वैसा, बट इट इज नॉट पॉसिबल. उतना रेट ऑफ बुलेट ट्रेन वाला ना सर. बुलेट ट्रेन वाला बात हाँ. कही थी. फिर इंडिया का जीडीपी हम इतना कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे देश को. लेकिन तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अलग है. उन्होंने लोगों से बात नहीं की थी, उन्होंने ऐसे ही स्टेटमेंट मार दिया. ठीक है, तो ये गलत है. सो देयर हैज टू बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अभी भी जैसे कोरोना का हैंडल हो रहा है, आप लोग थोड़ा बहुत न्यूज देखते होगे ना, हाँ थोड़ा बहुत. राइट? थोड़ा एकदम बहुत थोड़ा बहुत. मतलब जबरदस्ती सुनना पड़ता होगा, मम्मी पापा कभी न्यूज लगाते होंगे, राइट? हाँ वैसा ही. या हाँ. कभी पेपर देख लिया तो हेडलाइंस वगैरह दिखी जाती है. सो हर जगह ये नहीं बोला जा रहा है कि कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई बराबर मैनेज ही नहीं हो रहा है. एक आदमी कुछ और बोलता है, दूसरा आदमी कुछ और बोलता है. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बोलता है वैक्सीन महोत्सव करेंगे. ठीक है, और कंपनियां बोलती है कि वैक्सीन ही नहीं है देने को, तो महोत्सव उत्सव कहां से करोगे आप वैक्सीन का? को सिर्फ उसकी ट्रेजरी भरनी है सर, और कुछ नहीं. बस मतलब देर इज नो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एक आदमी बोल कुछ और रहा है लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही है. सो देर इज नो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. मतलब आप बोल रहे हो उस तरफ जाना है लेकिन नहीं जा सकते आप उस तरफ. ठीक है, सो देर हैज टू बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव. हर ग्रुप का, प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा. ठीक है, सो इट शुड बी पार्ट ऑफ अ बिग प्लान. ऐसे. नेक्स्ट पॉइंट, principle of subordination of individual interest to organizational interest. ओके, एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा या एम्प्लॉय बड़ा? ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अगर मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए किसी एम्प्लॉय को निकालना जरूरी है तो उसे निकाल दो, हाँ. राइट? ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. ये बात हमेशा याद रखनी है. नॉर्मली आप देखोगे हर इंडिविजुअल, मतलब अब जैसे मैं एक कंपनी में था तो उधर एक हमारा एक अपडेट सीजन करके आता था, जब भी कंपनीज रिजल्ट्स अनाउंस करती है एंड वी हैव टू ट्रैक दोज रिजल्ट्स. सो हमको कहा जाता था कि देखो 3 महीनों में, ठीक है, इन 3 मंथ्स आपके से 2 वीक्स जो होंगे दैट विल बी वेरी क्रूशियल. ओके, सो हमको ये हमारे सुपीरियर से हमेशा रिक्वेस्ट होता था कि 3 महीने में ये जो अपडेट सीजन है, मतलब 2 मेन वीक्स जहां पे बहुत काम होता है, उन 2 हफ्तों में कोशिश करना ना आपको छुट्टी लेनी है किसी प्रकार की.
कोई भी सेलिब्रेशन वगैरह, या डोंट फॉल सिक, बेसिकली इवन दैट। ये 2 हफ्ते हैं, ये बहुत क्रूशियल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 हफ्तों में काम खत्म हो जाना चाहिए। सो प्लीज डोंट टेक एनी काइंड ऑफ लीव, ठीक है। सो इस दौरान अगर फिर कोई भी फेस्टिवल आता है या कोई भी ऐसे फैमिली का काम आता है, तो उसे अवॉइड करना ये एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द एम्प्लॉय, क्योंकि ये जो 2 हफ्ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर वर्क, इन टर्म्स ऑफ वर्क। सो प्लीज डोंट बंक, प्लीज डोंट बी एब्सेंट ऑन जॉब, ठीक है। दिस वाज रिक्वेस्टेड। तो ये किस बात का क्या सिग्निफाई करता है? ये प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब ये जो 2 हफ्ते होते हैं ना, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं 2 हफ्ते मतलब 14 डेज, ठीक है। अब 14 डेज में से चलो 4 दिन तो छुट्टी रहती है, 10 दिन की अगर बात करें, वी यूज टू वर्क 12 आवर्स, 13 आवर्स, मतलब 14 आवर्स भी काम किया, 14-15 आवर्स स्ट्रेट। नाउ इमेजिन आप कंटिन्यूस 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन काम करते, यू विल गेट रियली टायर्ड। और ऐसा एक टाइम आएगा कि यार छुट्टी चाहिए यार, बस बोर हो गए, ठीक है। लेकिन छुट्टी लेनी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कम्स फर्स्ट। काम है तो उसे पूरा करो, सब बाजू में छोड़ दो। एक बार ये काम पूरा हो जाए, उसके बाद जो करना है कर लो, ओके। सो हर एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्टेड है कि आप आपका इंटरेस्ट जो होगा या आपकी फीलिंग, इमोशन, उसको साइड में रखो, और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट जब समय आता है तभी आपको खड़ा रहना है, छोड़ के मत जाना, ठीक है। काम पूरा करना, दैट इज एक्सपेक्टेड। सो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। काफी बार ऐसे भी होता है, जैसे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, राइट। सो पैंडेमिक में स्कूल्स में, आप लोगों ने शायद सुना हो, स्कूल्स में टीचर्स को आधी सैलरी ही दी जा रही है, हाँ, ओके। दे आर पेइंग हाफ सैलरी। स्टिल many, या most of the teachers, even those who are well to do, they have not left their organizations. Why? बिकॉज स्कूल नीड्स देम। यस, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो इतने साल उन्होंने जिन बच्चों को सिखाया है, उनका सब्जेक्ट है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दे आर वेरी मच कंसर्न्ड कि हम अपने बच्चों को बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते। वी नीड टू फिनिश द ईयर, फिनिश देयर सिलेबस, राइट। सो वो फिर अपना इंटरेस्ट कि भले ही मुझे आधी पगार मिल रही है, नो प्रॉब्लम, बट आई नीड टू डू दिस फॉर द किड्स, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक एग्जाम्पल हो जाता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ओके। किसी को और कोई एग्जाम्पल याद है इस केस में? कोई मूवी में देखा है या एनीथिंग एट ऑल? नहीं सर। नहीं, नथिंग। सौरभ, ये लास्ट में इन्होंने बताया, देखो, फॉर एग्जाम्पल इन एवरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम रादर देन देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, ठीक है। मतलब तुम लोगों ने वो चक दे इंडिया देखी है क्या? हाँ, देखिए। हाँ हाँ तो उसमें देखो वो दो वो लड़कियां रहती है जो मैक्सिमम गोल्स हिट कर रही है, तो शाहरुख हाँ। खान गेट्स मैड एट देम कि तुम लोग सिर्फ तुम्हारे इंडिविजुअल गोल्स पे ध्यान दे रहे हो, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि तुम दोनों की आपस की राइवलरी की वजह से इंडियन टीम को कितना नुकसान हो रहा है, राइट। सो तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारे रिकॉर्ड वगैरह करने, ये बाद में रखो। तुम्हारे रिकॉर्ड हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए, लेकिन तुम्हारी टीम का जीतना ज्यादा जरूरी है। गेम में टीम का जीतना जरूरी है। तुमने इंडिविजुअली काम किया तो भी चल जाएगा, लेकिन टीम का नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। हर गेम में, क्रिकेट बोलो, बास्केटबॉल बोलो, हॉकी बोलो, कहीं भी। सो द टीम इंटरेस्ट, तो इन दिस केस द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
गाइस एक काम करो, ये जो 6 प्रिंसिपल्स हुए ना हमारे, आई एम हाँ गिविंग यू 3 मिनट्स, जल्दी सर। से ये पढ़ लो एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हाँ सर। गाइस, यस गाइस, डन। डन सर। ओके, ठीक है। ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? एनी आइडिया? आइडिया सर। ओके, चलो गवर्नमेंट का एग्जांपल दे सकते हैं क्या इसमें? एक होता है हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, बराबर? ठीक है, सेंट्रल बराबर सर। गवर्नमेंट होता है। क्या जरूरत है सेंट्रल और स्टेट दो गवर्नमेंट्स की, एक ही रख दो ना। सेंट्रल मतलब ऑल ओवर कंट्रोल करेगा एंड स्टेट मतलब स्टेट वाइज कंट्रोल करेगा एंड देन सेंट्रल वाला जो स्टेट को ऐसे कमांड देगा, पैसे देगा, इसीलिए दो। हाँ वैसे ही। राइट। होता क्या है, जब आपका एरिया बहुत बढ़ गया ना, तो रीजन अगर बहुत बड़ा हो तो उसको गवर्न करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो देयर इज गवर्नमेंट ऑन विलेज पंचायत लेवल, ठीक है, जिसे पंचायत बोलते हैं। फिर ऑन सिटी लेवल, जिसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, बराबर ना? फिर ऐसे सिटी बराबर। लेवल, फिर जिला रहता है या तालुकाज होते हैं, ठीक है, उसका एक अपना गवर्नेंस रहता है। स्टेट आता है, सो जैसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, ओके, सो एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन महाराष्ट्र, सो द से द चीफ मिनिस्टर वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, राइट? अगर महाराष्ट्र में कुछ हुआ तो हम किसको, मोदी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं या चीफ मिनिस्टर को? चीफ मिनिस्टर को ठहराते हैं, राइट? सो दैट इज वाई एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन भी करते हैं पावर का, कि पूरा सेंटर नहीं कर रहा, क्योंकि सेंटर के पास आप एक आदमी से उतना ही काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा हो जाएगा कि क्या मैं दो स्टेट्स को एक चीफ मिनिस्टर रख सकते हैं क्या? वुड दैट बी एफिशिएंट? एक आदमी इतना काम कर लेगा? नहीं सर। नहीं, पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए देयर नीड्स टू बी a certain level of centralization but also decentralization of authority. So जैसे कि जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वहां पे, अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या था? डिसीजन मेकिंग, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। सो स्टेट के लिए डिसीजंस कौन ले रहा है? द चीफ मिनिस्टर, जी। राइट। नेशन के लिए डिसीजन कौन ले रहा है? द प्राइम मिनिस्टर। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन स्टेट लेवल पे था या नेशनल लेवल पे? याद है क्या? नेशनल। नेशनल लेवल पे लॉकडाउन था। पीएम ने अनाउंस किया था कि आज रात को या आज शाम को इतने बजे से लॉकडाउन, पूरे देश में लॉकडाउन देखा जाएगा, ये वो, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट लॉकडाउन जब भी था तभी। इस साल, अभी पिछले ये 2-4 महीने में, ये जो लॉकडाउन है, ये नेशनल लेवल के हैं या स्टेट लेवल के हैं? स्टेट लेवल के है। स्टेट लेवल के हैं, राइट। क्योंकि हर स्टेट का आप अलग अलग न्यूज सुनते हो। पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ, तभी बंगाल में वगैरह नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे हाँ, बंगाल भी लॉकडाउन, फिर बिहार भी ने भी लॉकडाउन घोषित किया। तो ये क्या हुआ, सेंटर ने जो है वो अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब स्टेट अपने लेवल पे देख लो, हम कुछ नहीं बोल रहे। ये क्या था, पिछली बार गाली किसको पड़ी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो इस बार वापस गाली नहीं खानी है पब्लिक से, तो स्टेट्स आप देख लो अपना अपना, हमको मत बोलो। राइट, मोदी प्लेइंग सेफ सर। या, सो यू आर प्लेइंग सेफ इन अ वे। सो तभी फिर आप डिसेंट्रलाइज कर देते हो, ठीक है। सो ये टाइम टाइम की बात है, क्रेडिट लेना रहेगा तभी, नहीं मैंने डिसीजन लिया था सेंट्रलाइज्ड लेवल पे,
जब भी ब्लेम करना रहेगा तो आप देख लो अपना अपना, ठीक है। सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी, मतलब बेसिकली डिसीजन मेकिंग किसके पास में है, फाइनल डिसीजन मेकर कौन है। इन सम ऑर्गेनाइजेशंस दिस पावर इज वेस्टेड इन वन और फ्यू हैंड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा है, 5-10 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक आदमी फाइनल डिसीजन लेता होगा, क्योंकि 5-10 लोगों को संभालना कोई मुश्किल बात नहीं। हाँ लेकिन जब 50-100 लोग हो जाते हैं, फिर डिसेंट्रलाइज, तो मार्केटिंग, हाँ जानवी आप देख लो, मार्केटिंग का डिसेंट्रलाइज हो गया, तुम पावर लो, अथॉरिटी लो और देख लो। सौरभ तुम प्रोडक्शन के हो, तुम पावर लो, अथॉरिटी लो, तुम देख लो। ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया पावर। फाइनल बॉस है, लेकिन बॉस ने क्या बोल दिया, मेरे मैं सब कुछ नहीं देख सकता हूं, तो आई विल अपॉइंट सर हेड। आपका आवाज अटक रहा है। ओके, अभी ठीक है। आपका आवाज अब ये दोनों अटक रहा है। नहीं, अटक ही रहा है। ठीक है, नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हाँ, आया आया आया। ओके, या सो पता नहीं हो रहा अभी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, इट विल हैव डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। सो जैसे नॉर्मली अगर मैं कहूं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा और मल्टीपल टास्क हो गए, मल्टीपल एक्टिविटीज हो गए, तो तभी डिसेंट्रलाइजेशन कर देना, सब कुछ अपने हाथ में नहीं रखने का। ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। ये तो काफी सिंपल है। मुझे बताओ, जो अच्छा एम्प्लॉय है, हार्ड वर्किंग है, उसको आप रिवॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए, कैसे करते हैं? अप्रिसिएशन देके। प्रमोशन देके। प्रमोशन, ओके। प्रमोशन, राइट, मतलब उसका ओहदा बढ़ाओगे ना तुम, जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू से ना, हाँ हाँ, वैसे। राइट। एक है प्रमोशन, दूसरा बोनस, पगार बढ़ा दो, राइट। क्या होता है इससे, ये करने से क्या होता है? उनको मतलब जो एम्प्लॉयज है उनको अच्छा लगता है, देन बहुत मतलब विलिंगली दे वर्क। राइट, पहली बात, जिसको आपने दिया है दैट पर्सन विल बी हैप्पी, राइट। और जब बाकी के एम्प्लॉयज देखते हैं कि अरे वाह, मतलब हम काम करेंगे तो हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, चलो फिर हम भी काम करते हैं, बराबर। इफेक्ट बहुत हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, अगर इफेक्ट ये कर रहा है बहुत तो हो मैं भी जाता करूंगा। है, राइट। नाउ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर जिसे हम कहते हैं, वहां पे ये प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में? नो आइडिया। ठीक है, तो हम देखते हैं ना कि ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस दे आर नॉट एफिशिएंट, टाइम काम फटाफट नहीं होता, बहुत टाइम पास करते हैं। आप आपको नहीं पता, लेकिन आपने बड़ों से सुना होगा कि अरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया फिर क्या काम, अब देखो वैक्सीनेशन का कितना टाइम पास कर रहे हैं। मोस्टली वो पैसे खाते हैं, ऐसा मतलब मैंने ऐसे सुना है, सरकारी मतलब हाँ, वैसा ही। ऐसे ऐसे कहा जाता है कि पैसे खाते हैं, काम नहीं करते, राइट। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन है, कि वो लोगों को ये पड़ी नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट में आप जब काम करते हो, यू कैनॉट बी रिमूव्ड, आपको रस्टिकेट
नहीं किया जा सकता, दैट्स द प्रॉब्लम। आपका ट्रांसफर हो सकता है, या आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेना पड़ सकता है, लेकिन कोई आदमी आपको निकाल नहीं सकता है। दैट इज द वर्स्ट पार्ट अबाउट द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस ये प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन जो है अपना, वो उतने अच्छे से काम नहीं करता है। इट इज नॉट सो इफेक्टिव। ओके, दे डू हैव प्रमोशंस, पगार बढ़ना वगैरह रहता है, बट नॉट सो मच जितना होना चाहिए। ओके, Janvi, would you please read that principle of remuneration? Yes. Appropriate remuneration to staff or employees is the principle to keep them satisfied financially as well as to retain them for long span of time within the organization. The fair remuneration affects on the productivity of sorry efficiency level in total. The remuneration should be fixed by talking into consideration the skill, expertise, knowledge, tenure, cost of living, market trend, profitability of organization. ओके, सो ये क्या कह रहे हैं कि पहली बात, फेयर रेम्यूनरेशन जब आप देते हो तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बिल्कुल अफेक्ट करती है। दे मे बिकम मोर प्रोडक्टिव। ओके, और जब भी कोई एम्प्लॉय फाइनेंशियली सेटिस्फाइड रहता है एंड ही फील्स दैट ही सिक्योर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो दे टेंड टू वर्क बेटर। उनको टेंशन नहीं रहता है, वो काम पे ध्यान देते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एक्सेट्रा। अब while you are doing that, what you need to consider, make sure that employee is an expert in his work। जो काम में अच्छा है उसको पकड़ना है, तो उसका पगार बढ़ाओ। जो काम में अच्छा नहीं है उसको निकालना है, तो उसका पगार मत बढ़ाओ। ठीक है? हाँ। अब पगार बढ़ाना वगैरह जो है, पगार एंड पगार कब बढ़ाएंगे और कितना बढ़ाएंगे, इट विल बी एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड क्या है उस तरह से। अगर इकोनॉमी बूम कर रही है तो पगार बढ़ा सकते हैं, एम आई राइट? अगर इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, कैन यू अफोर्ड टू इंक्रीज वेजेस? सैलरीज बढ़ा No, सकते हो sir. क्या? नहीं बढ़ा सकते, नहीं, उल्टा घटा देंगे। उल्टा घट जाएगी सैलरी, राइट? तो ये चीजें देखना जरूरी होता है। ओके, एंड दूसरी बात, जब आप किसी का प्रमोशन कर रहे हो, तो प्रमोशन करते वक्त आप क्या देखोगे कि इस आदमी का नॉलेज और एक्सपर्टीज कितना है, वो आपको देखना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ गाइस। डिग्री कब काम में आती है? ठीक है, लेट मी गिव यू एन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। आई वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी लॉन्ग टाइम बैक। उसमें मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता था, आई वाज वर्किंग फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट। मेरे डिपार्टमेंट का जो वाइस प्रेसिडेंट था, दैट फेलो वाज अ बीकॉम, बीकॉम या एमकॉम कुछ तो भी, ठीक है। द रीजन ही वाज वाइस प्रेसिडेंट वाज बिकॉज ही वाज इन द कंपनी फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम शुरू से, ठीक है। एंड जो ओनर था उसका और इसके बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे संबंध थे, बहुत ही अच्छे, बिकॉज उन्होंने साथ में ही काम किया था बहुत साल। ठीक है, तो उसका प्रमोशन होते होते उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। ही वॉज द, इतना प्रमोशन की वाइस प्रेसिडेंट सो इतना। हाँ, इतना। ही वॉज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी फ्रॉम दैट डे, वो था ऑर्गेनाइजेशन में। एंड उसका अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रही है, तुम ऑब्वियसली उस आदमी को तुम सैलरीज भी बहुत अच्छी दोगी और उसको प्रमोशन भी करोगी ना। सी द प्रमोशन, योर डेजिग्नेशन एंड सैलरी शुड बी कनेक्टेड। तुम किसी जूनियर स्टाफ को वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी दे सकते हो क्या? नहीं। नहीं, तुमको उसे वाइस प्रेसिडेंट में ले जाना पड़ेगा तो तुम उसको उतना सैलरी दे सकते हो, बराबर? हाँ, बराबर। सो ये बंदा जो है, जस्ट अ मोमेंट गाइस, 1 मिनट।
तो रेम्यूनरेशन जब आप रखते हो तो यू हैव टू सी कि इस आदमी का डेजिग्नेशन क्या है। आपको रेम्यूनरेशन बढ़ाते वक्त उनका डेजिग्नेशन भी बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो मैं डिग्री की बात कर रहा था आप लोगों से, ये वाइस प्रेसिडेंट जो था ही वाज ओनली बीकॉम। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल कि इसका डेजिग्नेशन और बढ़ा सके, ओके, क्योंकि ये जो कंपनी था इट वाज एन इन्वेस्टमेंट बैंक, एवरीबडी वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएफए, ऐसा कुछ सबका डिग्री था। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, इस आदमी को इससे ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। इस आदमी को इससे ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि इस सब लोग अब हायर लेवल पे हैं, डिग्रीज वगैरह हैं उनके पास, इसके पास नहीं है, तो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो ऑनर क्या करता था पता है? वो ऑनर जो था, अब ये आदमी उसका खास है बहुत पहले से, इस आदमी को का डेजिग्नेशन उसने वाइस प्रेसिडेंट ही रखा, लेकिन इसका जो रेम्यूनरेशन है, नाउ लुक एट द ट्रिक, सैलरी सबका सिमिलर रहेगा, ठीक है। सैलरी पार्ट जो है वो सारे वीपीस का सिमिलर रहता है। व्हाट इज डिफरेंट, इट्स द बोनस। बोनस कंपोनेंट जो है, समझो दूसरे वाइस प्रेसिडेंट्स को अज्यूम करो 5 लाख रुपया बोनस है, इस आदमी का बोनस किसी को पता ही नहीं है। he probably used to get 20, 30, 40 lakh rupees bonus, जहां पे दूसरों को 5 लाख रुपए बोनस दिया जाता है, इस आदमी को 20-30 लाख रुपया बोनस देते होंगे, ओके। अब ये ट्रिक है। सो जो अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले, द रीजन आई एम टेलिंग यू, ये देखो स्केलर चेन। स्केलर चेन में, स्केलर चेन नहीं सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जब आएगा, हाँ, ये जो पॉइंट मैंने आपको बोला ये याद रखना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हम ये कल करेंगे ये पॉइंट। इस पॉइंट में आप देखोगे कि इन्होंने बोला है स्पेसिफिकली सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज है उनको सेम रेम्यूनरेशन देना चाहिए। दैट इज व्हाट योर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज गोइंग टू टेल यू। सो ये प्रिंसिपल को भी फॉलो करना था और फिर इस आदमी को ज्यादा पैसा भी देना था। सो दैट ओनर केम अप विद दिस आइडिया कि I will not promote him anymore and I will not increase the salary anymore. I will just give him bonus, much more bonus as compared to the other people for his loyalty and his work. Okay, so guys, हमारा ये principle of remuneration तक हो गया है। Tomorrow we will continue with the 9th point, principle of scalar chain. Okay.